पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की चर्चा है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर रखा है। ये नया वेरिएंट दुनिया भर के 13 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इजराइल जैसा देश तो विदेशी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं तक बंद कर चुका है, लेकिन भारत में अभी भी आवाजाही चालू है। नए वेरिएंट का पता चलने के बाद भारत सरकार की तरफ से जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है वो एक अच्छा फैसला है, लेकिन ये नियम कानून 1 दिसंबर के बाद लागू होंगे, यानी तब तक संक्रमण वाले देशों से भी लोग भारत में आते रहेंगे। मुंबई में भी एक ऐसे ही संदिग्ध के नमूने की जांच हो रही है जो दक्षिण अफ्रीका से इंडिया पहुंचा है, लेकिन खतरा यह है कि जब साउथ अफ्रीका बार बार कह रहा है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से संक्रमण फैला रहा है और दुनिया भर के देश सतर्क हैं, तो भारत में लापरवाही क्यों हो रही है? ये दिल्ली के बाजार है। ज्यादातर लोग बेफिक्र दिख रहे हैं। न मास्क की चिंता, न सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। कोरोना के मामले कम क्या हुए, भारत में लोग बेपरवाह हो चले हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के जिस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से सहमी हुई है, पहली बार उस ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्वीर सामने आई है। ये जो साउथ अफ्रीका के नक्शे से मिलती जुलती तस्वीर आप देख रहे हैं, यही कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। इसे लेकर पूरी दुनिया क्यों अलर्ट मोड पर है, उसे समझने के लिए अब एक और तस्वीर देखिए। इन दो तस्वीरों में एक तस्वीर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की है और दूसरी तस्वीर ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो रेड पिंक स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो बेहद तेजी से संक्रमण फैलाते हैं। इस नए वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कोविड के नए केस जो आ रहे हैं, उनमें 90% ओमिक्रॉन के केस मिल रहे हैं। जोहानिसबर्ग में 1100 नए केस रिपोर्ट किए गए थे और 90% से अधिक ओमिक्रॉन वाले थे। दक्षिण अफ्रीका में कोविड पॉजिटिविटी रेट बुधवार को 3.6% थी, जो शनिवार तक बढ़कर 9.2% हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का ये वेरिएंट कितना फैल चुका है, इसे लेकर हमारे सहयोगी चैनल बियॉन्ड के संवाददाता ने दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री से संक्रमण के बारे में पूछा था। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। I don't have the actual numbers, but just in terms of what has happened since then is that the number of positive cases overall have been rising. I think at that stage when we were talking, we're probably just on Thursday, we're probably just around 2,000 new infections in a day. As by last night, we crossed the 3,000. 3,200 by last night new infections. Now, in one part of the country, in the Pretoria, Johannesburg area, they did say that up to 90% of the positive cases in that area are this new variant. जाहिर है नया वेरिएंट फैल तो तेजी से रहा है। शनिवार तक दक्षिण अफ्रीका में 29 लाख से ज्यादा कोरोना के केस थे। 2 दिन में 60,000 से ज्यादा केस बढ़ गए हैं और अब तो दुनिया के 13 से ज्यादा देशों तक इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण पहुंच चुका है। आज तक जिन देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, उनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, ब्रिटेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम, इजराइल, इटली, चेक रिपब्लिक, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्कॉटलैंड है, जहां ओमिक्रॉन के मरीज मौजूद हैं। इसके अलावा 2-3 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध केस भी हैं, जैसे भारत और स्विट्जरलैंड में अफ्रीकन देशों से आए मरीजों की जांच चल रही है, जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण पाए जाने की आशंका है। जोहानिसबर्ग से कैंडेन ओंगबू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हमारी रिपोर्ट में आपने देखा दुनिया के 13 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। भारत में एक संदिग्ध की जांच की जा रही है। खास बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में ये नए वाला वेरिएंट और इससे फैलने वाला संक्रमण जो है वो यात्रियों के माध्यम से फैला है। भारत में मुंबई शहर के अंदर एक 32 साल के युवक का पता चला है जिसने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से मुंबई तक का सफर किया। उसमें कोरोना वायरस मौजूद होने की पुष्टि हुई, लेकिन ये वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, इसकी पड़ताल के लिए नमूने को जांच के लिए भेजा गया है। अब प्रशासन उस संदिग्ध के संपर्क में आए लोगों की खोजबीन में जुटा है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग इस व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं। हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी है, नियमों का पालन करना है, उसमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ से दुनिया के कई देश उड़ानें बंद कर रहे हैं, अपनी सरहदें बंद कर रहे हैं, लेकिन भारत में विदेशों से लोगों की आवाजाही जारी है। विदेश से आने वाला एक ऐसा ही यात्री साउथ अफ्रीका के केप टाउन से इंडिया पहुंचा है जो कोविड संक्रमित है और अब उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की जांच की जा रही है। जैसे ही हमको पता चला हमने उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया हुआ है अपना आर्ट गैलरी कोविड केयर सेंटर में, और पेशेंट अभी स्टेबल है। पेशेंट को कुछ साइन सिम्टम नहीं है। पेशेंट के जो इमीडिएट कांटेक्ट है उनका भी हमने टेस्टिंग किया तो उनके रिपोर्ट भी निगेटिव आए हैं। खबर है कि कोविड पॉजिटिव पाया गया शख्स साउथ अफ्रीका के केप टाउन से विमान के जरिए दुबई गया था। दुबई से फ्लाइट से वो दिल्ली तक पहुंचा और फिर दिल्ली में जांच रिपोर्ट्स देखे बिना मुंबई की यात्रा पर निकल गया। केप टाउन से इंडिया आए 32 साल के इंजीनियर की दिल्ली एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर की जांच हुई थी, लेकिन जैसे ही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आती वो व्यक्ति मुंबई पहुंच चुका था। मुंबई में भी वो कैब के जरिए डोंबिवली तक का सफर किया। जैसे ही उसे पॉजिटिव होने का पता चला उसने एक निजी लैब में संक्रमण की दोबारा जांच कराई। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उसके परिवार के लोग जो उसके संपर्क में थे उनकी भी जांच कराई गई। सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन उसे कॉरपोरेशन ने अब तक क्वारंटाइन कर रखा है। अब उस संक्रमित इंजीनियर के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वो कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित तो नहीं। वैसे फ्लाइट के जरिए पिछले 10 दिनों से 1000 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन संक्रमण वाले देशों से भारत पहुंचे हैं और अब उनकी तलाश की जा रही है। बीएमसी ने पिछले 15 दिनों में मुंबई पहुंचे वैसे 466 लोगों की पड़ताल शुरू कर दी है जो कंट्रीज ऑफ कंसर्न से यानी ओमिक्रॉन संक्रमण वाले देशों से मुंबई पहुंचे हैं। 466 में से 97 लोग तो मुंबई शहर में ही हैं। ऐसे संदिग्धों की पड़ताल अब जोर शोर से की जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एक बड़ी बैठक भी की गई। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर अपनी चिंता जताई। पता ये भी चला है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय विमानों को लेकर पीएम मोदी से बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार संक्रमण वाले 13 देशों से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही को लेकर सख्त नियम लागू करना चाहती है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर इसलिए भी चिंता है क्योंकि ठाणे के एक वृद्धाश्रम में 55 ऐसे लोगों में कोरोना संक्रमण मिला जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे। सभी संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों में संक्रमण की खबर ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डर तो है पूरी दुनिया में, क्योंकि कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता बहुत तेजी से। हालांकि इसे लेकर कई तरह के इंटरनेशनल दावपेच भी शुरू हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बार बार इसके खतरनाक संक्रमण दर की बात कर रहा है। डर के मारे दुनिया भर के देश बंदिशें लगा रहे हैं। उधर साउथ अफ्रीका कह रहा है कि ये नाइंसाफी है, ट्रैवल रोकने से संक्रमण नहीं रुकेगा, बिना वैज्ञानिक आधार के बंदिशें ना लगाई जाएं। दक्षिण अफ्रीका का ये भी मानना है कि ये ओमिक्रॉन फैलता तो है लेकिन घातक है, ऐसा अभी तक साबित नहीं हुआ है। 새로운 변이 바이러스 오미크론의
국내 유입을 차단하기 위한 조치도 빈틈없이 시행해야 할 것입니다. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान हैं। 聞いております。オミクロン株のリスクへの耐性、これは各国以上に強いと認識をしています。ओमिक्रॉन की दहशत ने जापान में विदेशी यात्रियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। The profile of the mutations strongly suggests that it's going to have an advantage in transmissibility and that it might evade immune protection. अमेरिकी एक्सपर्ट ओमिक्रॉन के फैलने और इम्यून प्रोटेक्शन को भेदने का डर दिखा रहे हैं। הזן מתפשט בעוד ועוד מקומות בעולם ועוד מדינות מטילות הגבלות. दहशत ऐसी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को अपनी सरहद से बाहर रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने यात्रा पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। साउथ अफ्रीका से आने वाली सभी उड़ानें ठप हो गई हैं। अफ्रीकन देशों ने भी पाबंदियां लगाई हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश, कनाडा, तुर्की, श्रीलंका, ओमान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, सिशलीज, ब्राजील और ग्वाटेमाला ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन के खतरे में उड़ानें बंद कर दी हैं। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि ये भेदभाव हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। Now these restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective in preventing the spread of this variant. दक्षिण अफ्रीका गुहार लगा रहा है कि ओमिक्रॉन के कहर के बहाने उनकी देश की इकोनॉमी बर्बाद की जा रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन की संक्रमण दर तो तेज है, लेकिन इसके घातक नतीजों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में जिस तादाद से संक्रमण बढ़ रहा है, उसके अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ा है। ब्रिटेन जैसे देश भले ट्रैवल बैन लगा रहे हो, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि एंड क्रिसमस से पहले इस तरह की बातें डर फैलाने के लिए हैं। 100%, yeah, not the variant. The politicians who are scared of it, yes. Despite hearing news that South Africans say it's quite mild and it's not really a problem. They've named it after what sounds like a transformer to make it scary. ओमिक्रॉन के नामकरण को लेकर भी पूरी दुनिया में चर्चा है। विवाद ये है कि WHO ने कोरोना की जन्मभूमि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के डर से नए वेरिएंट का नाम परंपरा से हट कर रखा है। दरअसल वायरस के नामकरण की प्रक्रिया के मुताबिक वायरस के वेरिएंट्स का नाम ग्रीक अल्फाबेट्स के फिक्स्ड ऑर्डर में रखा जा रहा है। अब तक 12 वेरिएंट्स मिल चुके थे। ये 13वां वेरिएंट था जिसका नाम NU होना चाहिए था, लेकिन WHO ने ग्रीक अल्फाबेट्स के 13वें और 14वें अक्षर को छोड़कर 15वें अक्षर ओमिक्रॉन के नाम पर इस वेरिएंट का नाम रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस फैसले को लेकर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया भर में सवाल उठाए गए कि WHO ने चीन के डर से और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम से आने वाले शी अक्षर से बचने के लिए ऐसा फैसला किया है। WHO पर चीन का बचाव करने का आरोप शुरू से लगते रहे हैं, खासकर कोरोना वायरस की उत्पत्ति से महामारी बनने तक WHO ने कई बार चीन का बचाव किया है। ऐसे में नए वेरिएंट के नामकरण को लेकर लिया गया फैसला अब सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर मौजूदा सरकार के सबसे विवादित कानून की। जिन तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश भर में 1 साल से आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बेमियादी धरना प्रदर्शन हो रहा था, उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल आज संसद से पास हो गया। विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और बयानबाजियों के बीच दोनों ही सदनों में पहले दिन ही कृषि कानून वापसी बिल पारित करा दिया गया। इस तरह वो तीनों कृषि कानून तो खत्म हो गए, लेकिन राजनीति खत्म नहीं हुई। राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, किसान संगठन अलग अलग मांगे रख रहे हैं, और इस सब के बीच कुछ ऐसे किसान भी जो अब घर जाना चाहते हैं। सवाल ये है कि किसान के नाम पर राजनीति कब रुकेगी? संसद में शोर मचा था और सड़क पर किसान डटे थे। पीएम मोदी के वादे के मुताबिक शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश किया गया, तो विपक्ष के नेता चर्चा की मांग पर शोर मचा रहे थे। संसद की कार्रवाई पर किसानों की नजर थी, लेकिन वादे के मुताबिक सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश भी किया और पास भी किया। प्रधानमंत्री बड़ापन दिखा के इसको रिपील करने का निर्णय भी किया था,
और आपका भी, अपोजिशन का भी डिमांड था कि इसको रिपील करो और सरकार किसी की विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है कि आप लिखते तो है लेकिन करते हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई ऐसे बिल जो रिपील हुए उसमें चर्चा नहीं की गई। चर्चा की बात मैं भी ये कह रहा हूँ कि पिछले 2014 से लेके 6 रिपील हुए हैं, उसमें 1428 ऐसे स्टैट्यूट्स है जिनको खारिज किया गया, उसमें भी रिपील हुई, चर्चा हुई। अच्छा, चर्चा करने से आसमान टूट पड़ते। जब आप बिल लाते हैं तब चर्चा नहीं करते, तब दिन में पास करा लिया। जब रिपील कर रहे हैं तब चर्चा नहीं कर रहे। 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। भाई कोई तो जिम्मेदारी लेगा। संसद सत्र के पहले दिन विपक्षी दल के नेता अंदर से बाहर तक प्रदर्शन कर रहे थे। खुद सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक इस प्रदर्शन में शामिल थे। इनकी मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस लेने का जो बिल है उस पर भी चर्चा कराई जाए। लोकतंत्र में चर्चा का महत्व है, चर्चा से ही जनता इसी के लिए भेजती है। ये संसद के पैसे की बर्बादी, चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उधर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच ये राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। इधर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आगे की रणनीति बना रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर और राकेश टिकैत के बीच बैठक हुई, लेकिन आंदोलन वापसी का कोई ऐलान नहीं हुआ। किसानों ने अब सबसे पहली मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की रखी है और इस पर कानून बनने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। 1 तारीख को एसकेएम की मीटिंग बुलाई जा रही है, उसमें आग्रह रहते हमारे मांगे हैं जो खुली चिट्ठी लिखी हुई है, उसके लिए सरकार को एक दिन लिया जाता है। 1 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग बुला के उन्हों के बगैर हम ये फैसला ले सकते हैं। हम संयुक्त तौर पर फैसला लेते हैं, संयुक्त मोर्चा ये फैसला लेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की यह बैठक 4 दिसंबर को घोषित बैठक से पहले होगी। किसान संगठन 4 दिसंबर को ही ऐलान कर सकते हैं कि उनके आंदोलन की रूपरेखा अब क्या होगी। वैसे कई किसान संगठनों का मानना है कि एमएसपी पर कानून बनना लंबी प्रक्रिया है, लिहाजा दिल्ली के बॉर्डर पर से किसानों को वापस चला जाना चाहिए। शिवांक मिश्रा और रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अगर हम ये कहें कि दुनिया के कई देशों में इस वक्त मौसम की इमरजेंसी जैसे हालात हैं तो गलत नहीं होगा। 2 देशों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में बर्फबारी हो रही है, ये सीजन की पहली बर्फबारी है। वहीं स्पेन एक बार फिर ला पाल्मा ज्वालामुखी की वजह से सुर्खियों में। ये ज्वालामुखी सितंबर में सक्रिय हुआ था और कल इसमें एक नया विस्फोट हुआ है। लावा थमने का नाम नहीं ले रहा। स्पेन के अलग अलग शहरों में कुदरत का कहर भी अलग है, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट है तो कहीं भारी बर्फबारी। आग का दरिया समंदर तक जा पहुंचा, लावा से डेल्टा बन गया, लेकिन जमीन के अंदर से फूट रहा यह गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। स्पेन का ला पाल्मा द्वीप एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां 2 महीने पहले एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था जो अब तक आग उगल रहा है। ज्वालामुखी में अब एक नई जगह विस्फोट हुआ है। लावा एक बार फिर पहले की तरह अपना रास्ता बना रहा है, जैसे आग की कोई नदी बह रही है। लावा के साथ साथ जहरीली गैसें और राख भी निकल रही है। नतीजा ये हुआ कि ला पाल्मा द्वीप के ऊपर सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक धुएं का गुबार छा गया। सितंबर में जब ला पाल्मा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो हालात गंभीर हो गए। आसमान में धुएं की वजह से विजिबिलिटी कम हुई और एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। लेकिन कल ही ला पाल्मा एयरपोर्ट सर्विस दोबारा शुरू हुई थी और अब फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ला पाल्मा द्वीप पर इस ज्वालामुखी ने तबाही मचाई। आग का दरिया जहां से भी गुजरा सब खाक हो गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 11,151 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है और करीब 2,700 इमारतें या तो जर्जर हो गईं या फिर पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं।
ज्वालामुखी की वजह से हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। एक तरफ ला पाल्मा द्वीप लावा से दहक रहा है, तो वहीं नॉर्थ स्पेन में भयंकर बर्फबारी मुश्किल बन गई है। एक तरफ जमीन के अंदर से आग निकल रही है, तो दूसरी तरफ आसमान से बरस रही है बर्फ। तबाही और आफत की ये दोनों तस्वीरें स्पेन की हैं। लावा ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। उत्तरी स्पेन में इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर ट्रक और गाड़ियां फंस गई। इन तस्वीरों में आप जहां भी देखिए, घर, मकान, सड़कें या फिर गाड़ियां, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। भारी मशीनों की मदद से लगातार बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फबारी की वजह से स्पेन का ओपाकुआ हाईवे भी बंद हो गया। स्पेन के परिवहन मंत्री के मुताबिक सड़कों और हाईवेज पर जमी बर्फ से निपटने के लिए 1,26,000 टन सोडियम क्लोराइड और सी सॉल्ट तैयार रखा गया है। स्पेन के बास्क और कैंटाब्रिया इलाके में मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर हाई लेवल अलर्ट जारी किया है। लिहाजा बर्फबारी आने वाले दिनों में नॉर्थ स्पेन के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी इस वक्त अगर आप स्पेन जाएंगे तो यहाँ के 3 शहरों में आप आफत की 3 अलग-अलग तस्वीरें देखेंगे। पहली तस्वीर स्पेन के बसौरी की है, जहां बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं। वहीं स्पेन के ला पाल्मा द्वीप के ज्वालामुखी में एक नया विस्फोट हुआ है। सितंबर के महीने से ही स्पेन का ये ज्वालामुखी सक्रिय है। और तीसरी तस्वीर है उत्तरी स्पेन की, जहां ओपाकुआ समेत कई शहरों में भारी बर्फबारी हुई है। आग और बर्फ के बाद स्पेन में बाढ़ की वजह से क्या हालात हैं, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। स्पेन के उत्तरी इलाके में बर्फबारी हुई और साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश भी शुरू हो गई, जिससे नदियों में उफान आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। तो किस तरह से बर्फ पिघली और उसके बाद बाढ़ आ गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये उत्तरी स्पेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें बर्फबारी के बाद जो संकट है वो आप देख रहे हैं इस बाढ़ के रूप में। तो भारी बारिश और उसके बाद ये बाढ़, ये उत्तरी स्पेन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बर्फबारी का यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी अभी भी खतरा टला नहीं। और भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसका नतीजा आप स्पेन के बिलबाओ शहर की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कई गाड़ियां भी पानी में फंसी हुई हैं। ये तस्वीर देखिए, तो पानी के बीचों बीच खड़ी ये कारें जो कि पानी में फंस गई, और ऐसी एक नहीं कई कारें हैं जो पानी के बीचों बीच आपको इस वक्त फंसी हुई नजर आ रही है। पानी की जब कमी होती है तो भी वो मुसीबत बन जाती है, और पानी की अति जब होती है तो वो किस तरह से बर्बादी लेकर आती है, ये तस्वीरें इसी को बयां करती हैं। और आइए अब आपको कनाडा की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हम इसे मौसम की इमरजेंसी क्यों कह रहे हैं, कनाडा की तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे। कनाडा अब से करीब 5 महीने पहले तक आग में झुलस रहा था। भीषण गर्मी की वजह से यहाँ के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया था। जंगलों की आग में सैकड़ों एकड़ जमीन जलकर राख हो गई थी। उसी कनाडा ने नवंबर में बाढ़ की विनाश लीला देखी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ की वजह से आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, और अब कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में बर्फबारी हो रही है। तो कनाडा के टोरंटो में ये सीजन की पहली बर्फबारी है, और अब ये दौर अगले 5 दिन तक जारी रहने की संभावना है। पर एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक कुछ इलाकों में 5 से 8 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी है। सड़कों पर बर्फ जमने से हादसे हो सकते हैं। ऐसे में हाईवे अथॉरिटीज ने
यात्रा के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। तो टोरंटो में हाईवे अथॉरिटीज की ओर से चेतावनी जारी की गई है और आप देख रहे हैं सड़कों पर किस तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई है और ऐसे में लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो दुनिया में मौसम का हाल आपने देखा, लेकिन इस वक्त देश के दक्षिण में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तबाही के हालात हैं। चेन्नई में ये बारिश नवंबर की शुरुआत से हो रही है। कुछ दिन बारिश कम होती है, लेकिन फिर बंगाल की खाड़ी में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव हो जाता है और लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये एक राज्य या शहर की स्थिति नहीं है, बल्कि इस वक्त आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में स्थिति गंभीर है और तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुडुचेरी में बारिश की वजह से स्कूल तक बंद करने पड़े। आसमान से देखने पर यह इलाका किसी टापू जैसा दिख रहा है। जमीन पर हर तरफ पानी है। और असल में जीवन देने वाली नदियों में दिख रहा है सैलाब का खतरा। ये दक्षिण भारत के वो राज्य हैं जहां गर्मियों में कभी आप पानी की कमी की खबर सुनते हैं, लेकिन इस वक्त यहां सैलाब का साया मंडरा रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा खराब हालात हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लोर में। नेल्लोर में लगातार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। तस्वीरें देखकर आप यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलों का अंदाजा भर ही लगा सकते हैं। सड़कों पर भरे पानी की निकासी नहीं हो पाती कि फिर से बारिश शुरू हो जाती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर का हाल दिखाते हैं। मंदिर परिसर तक बारिश का पानी पहुंच गया है। बारिश इतनी तेज है कि सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। चित्तूर के श्रीकालहस्ती में भी भारी बारिश हो रही है। कहीं सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। आंध्र प्रदेश के इन जिलों में ये हाल है कि नदियां और तालाबों में ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया है और ये मुश्किल यहां थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आसमान से बरस रही ये आफत जारी रहने वाली है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर और कडपा, इन 4 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है 6 से 20 सेंटीमीटर के बीच तेज बारिश होना। ऐसे में लोगों को समंदर के पास न जाने की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने नवंबर की शुरुआत से ही मुश्किलें बढ़ा रखी है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव वाला क्षेत्र पूर्वी तट के इन राज्यों में भारी बारिश की वजह बन रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग यानी जलभराव हो रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह पंप लगाकर उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये चेन्नई के पॉश इलाके हैं। कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन जब सड़कें तालाब की तरह दिखाई दे तो चलना मुश्किल होगा। एक मेट्रो सिटी की सड़कों पर बारिश का पानी भर जाना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी सड़कों पर भरा हुआ है।
तिरुचिरापल्ली में भी बारिश की वजह से हालात गंभीर हो गए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। रामेश्वरम में पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इससे राहत अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पुदुचेरी में भी भारी बारिश की वजह से हालात खराब बने हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से पुदुचेरी में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। दक्षिण राज्यों में 50 से 60% बारिश नवंबर-दिसंबर के महीने में ही होती है। बावजूद इसके ड्रेनेज सिस्टम का सालों साल ऐसे ही बना रहना एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर साइकिल से अस्पताल जाए? इसकी कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि हमारे देश में बहुत से राजनेताओं को वीआईपी कल्चर पसंद है। आपने देखा होगा हमारे नेता लग्जरी एसयूवी में चलते हैं, उनके साथ समर्थकों की गाड़ियों का काफिला भी चलता है। लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं है। हम आपको न्यूजीलैंड की एक महिला सांसद की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया के सामने सादगी का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये तस्वीर न्यूजीलैंड की एक महिला सांसद की है जो प्रसव के लिए खुद साइकिल चलाकर अस्पताल पहुंची। सादगी की मिसाल के तौर पर देखी जा रही इस महिला सांसद का नाम है जूली एन जेंटर, जिनकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है। जूली को रविवार को लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा हुई तो वो साइकिल से ही अस्पताल के लिए निकल पड़ी। जूली ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज सुबह 3:04 पर हमारे परिवार में नया मेहमान आया। हमने उसका स्वागत किया। सच ये है कि मैंने प्रसव के लिए साइकिल चलाकर अस्पताल जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा ही हुआ। हम देर रात करीब 2 बजे अस्पताल के लिए निकले। उस समय मेरी स्थिति खराब नहीं थी, लेकिन जल्द ही मुझे तेज दर्द होने लगा। हालांकि हम 10 मिनट में ही अस्पताल पहुंच गए। मेरी नवजात बेटी स्वस्थ है। जूली न्यूजीलैंड की ग्रीन पार्टी की सदस्य हैं। उनका जन्म अमेरिका के मिनेसोटा में हुआ। वो 2006 में न्यूजीलैंड में बस गईं। उनके पास अमेरिका और न्यूजीलैंड की दोहरी नागरिकता है। जूली को साइकिल चलाना बेहद पसंद है। जूली ने 2018 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, तब भी वो साइकिल से ही अस्पताल पहुंची थी। न्यूजीलैंड की आबादी करीब 50 लाख है और वहां के राजनेता वीआईपी कल्चर से दूर हैं। वो अपने लिए किसी खास ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं रखते। इसके लिए पूरे विश्व में उनकी सराहना होती है। सांसद होते हुए भी जूली जिस तरह से साइकिल चलाकर प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची, वो इसका प्रमाण है। इससे पहले भी न्यूजीलैंड के नेताओं की सादगी के उदाहरण मिलते रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने बच्चे को जन्म देने के लिए मैटरनिटी लीव लिया था और बाद में वो अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल होने पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे भी नेता हैं। आप देख रहे थे देशहित। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.